दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्टडोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। नेक्स्टडोर हब पे अपना दुकान ऑनलाइन करना है एकदम आसान। नेक्स्टडोर हब आपको अपने शहर में और अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचा देता है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है। नजदीकी दुकान से खरीदना अब पहले से भी होगा आसान। हम हैं नेक्स्टडोर हब, लोकल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। भारत ने चीन से संबंधित ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। इसे वर्चुअल स्ट्राइक कहा जा रहा है। माने आभासी दुनिया में चीन को पहुंचाई गई चोट। कुछ जगह इस कदम की खिल्ली उड़ रही है कि 58 और ऐप बैन कर दीजिए, चीन पेंगोंग सो से वापस चला जाए तो बताइएगा। लेकिन सत्य इन दोनों चरम निष्कर्षों के बीच में है। तो बड़ी खबर में आज हम यही मध्य मार्ग लेकर समझेंगे कि टिकटॉक और दूसरे ऐप बैन होने से हमें क्या फायदा होगा, चीन को क्या नुकसान होगा। लेकिन उससे पहले होगा दिन का वीडियो। और दिन का वीडियो और क्या हो सकता है जब प्रधानमंत्री मोदी टीवी पर आए। 29 जून को ही इस बात की घोषणा हो गई थी कि प्रधानमंत्री 30 जून की शाम को बोलेंगे। तभी से थ्योरी दी जा रही थी कि लद्दाख पर बोलेंगे या लॉकडाउन पर बोलेंगे। वो क्या बोले आप खुद सुनिए। साथियों, हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। प्रधानमंत्री ने शुरू में यह भी कहा कि भारत में कोविड-19 की स्थिति दूसरे देशों की तुलना में संभली हुई है। उन्होंने अपनी सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों की लिस्ट दोहराई। ये भी बताया कि सरकार ने अमेरिका की जनसंख्या का 2.5 गुना, ब्रिटेन की जनसंख्या का 12 गुना और यूरोपियन यूनियन की जनसंख्या से 2 गुना इतने लोगों को मुफ्त अनाज दिया है। 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल प्रति महीने। और इसी योजना को नवंबर के आखिरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को भी जल्द लागू करने का वादा किया। आज के संबोधन में बस इतना ही था जिसे ऐलान कहा जा सकता है। चूंकि पीएम मोदी ने कहीं चीन का जिक्र नहीं किया तो वही हुआ जिसकी आशंका थी। विपक्ष इस बात पर प्रधानमंत्री को घेर रहा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर दिया कि चीन की निंदा करना तो दूर, प्रधानमंत्री को अपने संबोधन में उसका नाम लेने से भी डर लगता है। वैसे 30 जून के दिन एक और वीडियो था जिसे पूरे देश ने देखा। आप भी देख लीजिए। हिंसक वीडियो को दिखाते हुए ब्लर करने की परंपरा है, नियम है, कानून है, क्योंकि इसकी मनोवैज्ञानिक वजह है। हिंसा का असर पड़ता है दिमाग पर, इसलिए हमने भी इसे ब्लर किया। लेकिन हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि हुआ क्या। ये वीडियो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर ज़िले में आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग के एक दफ्तर का है। वीडियो में एक शख्स एक महिला को पीटते हुए नजर आ रहा है। इस शख्स का नाम भास्कर है। वो नेल्लोर में पर्यटन विभाग के एक होटल में डेप्यूटी मैनेजर है। हाथ में कोई चीज़ लेकर भास्कर ने महिला पर वार किए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि महिला ने भास्कर से मास्क पहनने के लिए कहा था, जिसके बाद मारपीट शुरू हुई। 27 जून को इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। आज गिरफ्तारी हो गई। इस वीडियो ने कई लोगों को विचलित किया। लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटों में 18,522 नए मामले सामने आए और 418 मरीजों की मौत हुई। 13,099 लोग ठीक भी हुए। इनको जोड़ दें तो कुल मामले हो गए 5,66,840। कुल मौतें 16,893। ठीक हुए 3,34,822 लोग। दूसरी सुर्खी यूपी से। लखनऊ पुलिस ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शाहनवाज आलम को गिरफ्तार किया है। 19 दिसंबर 2019 को लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन हुआ था। इसमें हिंसा और आगजनी हुई थी। कम से कम एक शख्स की मौत भी हुई थी। पुलिस इसी मामले में शाहनवाज की भूमिका की जांच कर रही है। शाहनवाज के साथ 2 और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू अपने समर्थकों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां शाहनवाज को ले जाया गया था। यहां विवाद हुआ और पुलिस को नारेबाजी कर रहे समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए लाठी भी चलानी पड़ी। अगली सुर्खी एक नियुक्ति से जुड़ी है। केंद्र सरकार ने तुषार मेहता को 3 और वर्षों के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया है। जीके वाले ध्यान दें, 3 और साल तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनका कार्यकाल 30 जून को खत्म होना था। नए आदेश के बाद वो 1 जुलाई से 3 साल तक अपने पद पर रहेंगे या फिर अगले आदेश तक। एक और अपडेट है, के वेणुगोपाल, उन्हें बतौर अटॉर्नी जनरल कार्यकाल में 1 साल का विस्तार दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण पद है। अटॉर्नी जनरल संवैधानिक पद है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का मुख्य वकील होता है, सरकार को कानूनी सलाह देता है। अटॉर्नी जनरल देश की किसी भी अदालत में जाकर पैरवी कर सकता है और संसद की कार्रवाई में हिस्सा भी ले सकता है, लेकिन इस दौरान वो संसद में वोट नहीं डाल सकता। इस काम में मदद के लिए अटॉर्नी जनरल के पास, यानी न्यायिक काम में मदद के लिए, एक सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। लेकिन अटॉर्नी जनरल की तरह सॉलिसिटर जनरल संवैधानिक पद नहीं होता। अगली सुर्खी भारत और चीन सीमा विवाद से जुड़ी है। आज दोनों देशों के कोर कमांडर के स्तर की चुशुल में बैठक हुई। इसमें 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन की तरफ से दक्षिण जिनजियांग मिलिट्री रीजन के कमांडर मेजर जनरल लिऊ लिन ने हिस्सा लिया। इससे पहले 6 जून और 22 जून को भी कोर कमांडर स्तर की बैठकें हुई थी, लेकिन वो मोल्दो में हुई थी। ये बैठक सुदूर इलाके में हुई, इसलिए इसकी जानकारी बाहर आने में एक दिन लग सकता है। अगली सुर्खी तूतीकोरिन से है। यहाँ पर पुलिस कस्टडी में बाप बेटे की मौत की जानकारी हमने आपको दी थी। इस मामले ने अब जोर पकड़ लिया है। आज मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जयराज और बेनिक्स के शरीर पर कई घाव पाए गए, जिन्हें प्रथम दृष्टया पुलिस वालों पर हत्या की धाराएं लगाने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। माने पहली नज़र में घावों को देखकर लगता है कि सथनकुलम थाने पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। बेंच ने एक एडिशनल सुपरिटेंडेंट समेत 3 पुलिस वालों पर अवमानना की कार्रवाई भी शुरू की। आरोप है कि इन्होंने केस की जांच करने आए जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ सहयोग नहीं किया। इन तीनों का ट्रांसफर किया जा रहा है और मामला भी दर्ज होगा। जुडिशियल कस्टडी में मौत बहुत गंभीर मामला है। कई बार हम लोग जब पुलिस अपने नियम कानून से इतर सड़क पर फैंटम बनते हुए मारपीट करती है, डंडा चलाती है, तो सिंघम जैसे उनको उपमाएं देकर बड़ी वाहवाही करते हैं, लेकिन उसका एक सिरा इस तरह की कस्टोडियल डेथ में भी पहुंचता है और ये पता भी नहीं होता कि जिनकी मौत हुई वो कितने गुनहगार हैं, कितने मासूम हैं। ये तय करना अदालत का काम है, पुलिस का काम नहीं है। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। भारत सरकार ने 29 जून को चीन के टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत 59 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। इस पर लोगों का रिएक्शन 2 तरह से देखने को मिल रहा है। एक हिस्सा कह रहा है कि ये मोदी सरकार की वर्चुअल सर्जिकल स्ट्राइक है। दूसरा खेमा भी है जो कह रहा है कि क्या ऐप को बैन करने से चीन हमारी ज़मीन खाली कर देगा। इस फैसले का मजाक भी उड़ा रहे हैं ये लोग और ये चिंता भी जाहिर कर रहे हैं कि ऐप के बैन करने से देश में लोगों की जो नौकरियां गई हैं उनका क्या होगा। तो बड़ी खबर में आज इसी वर्चुअल सर्जिकल स्ट्राइक पर मंथन होगा। हमने पहले के शो में भी आपको बताया था कि चीन को जवाब देने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला बातचीत के जरिए, दूसरा आर्थिक मोर्चे पर और तीसरा मिलिट्री एक्शन। बातचीत तो चल ही रही है, अब सरकार ने दूसरा मोर्चा भी खोल दिया है। चीन के भारत में आर्थिक हित।
अब आप पूछ सकते हैं कि क्या 59 ऐप बैन करने से चीन का आर्थिक नुकसान होगा, और होगा भी तो क्या इतना होगा कि चीन लद्दाख में पीछे हट जाए। सबसे पहले ऐप बैन करने के पीछे भारत सरकार की दलील की बात करते हैं। ऐप बैन वाले आदेश में सरकार ने सीधे तौर पर चीन का नाम नहीं लिया, सिर्फ 59 ऐप्स की लिस्ट के नाम बताए और ये बताया कि इन्हें क्यों बैन कर रहे हैं। सरकार ने बैन लगाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 59A का हवाला दिया। इस सेक्शन में बताया गया है कि पब्लिक द्वारा किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स के जरिए जानकारी एक्सेस करने पर केंद्र सरकार या उसके अंग रोक लगा सकते हैं, और ये रोक देश की एकता और संप्रभुता के हित में, देश की सुरक्षा के लिए या फिर पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए लगाई जा सकती है। और चीनी ऐप्स को बैन करने पर भी सरकार की दलील यही है, भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता। इसके साथ ही भारत के लोगों के डेटा को सुरक्षित रखने और प्राइवेसी के लिए इन मोबाइल ऐप्स को बैन किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार ने सिर्फ एक कानूनी पक्ष मजबूत करने के लिए ही डेटा प्राइवेसी का हवाला दिया है, या फिर वाकई चीनी ऐप खतरा है। यहाँ सरकार की दलील सही है। चीनी ऐप्स के जरिए डेटा चुराने की बात पिछले कई वर्षों से आ रही है। इसी दलील पर मद्रास हाई कोर्ट ने टिकटॉक ऐप को बैन भी किया था। भारत सरकार ने 2017 में भी चीनी ऐप्स के सामने प्राइवेसी की चिंताएं उठाई थी। इसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसियां भी चीनी ऐप के जरिए डेटा चोरी को लेकर चेतावनी देती रही हैं। आर्का कंसल्टिंग की एक स्टडी के मुताबिक चाइनीज ऐप्स दुनिया के बाकी ऐप्स के बजाय 45 परमिशन ज़्यादा मांगते हैं। शेयरइट, यूसी ब्राउज़र जैसे ऐप भी कैमरा और माइक्रोफोन का एक्सेस मांगते हैं, और इसके जरिए डेटा चोरी कैसे होता है, सुनिए साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल से। चाइनीज ऐप की एक खास बात है कि और अंतर्राष्ट्रीय ऐप्स की तुलना में ये आपसे ज़्यादा परमिशंस, अनुमतियां मांगते हैं, और अगर आपने बिना सोचे समझे ये अनुमतियां दे दी तो ये 24 घंटे आपका डेटा एकत्रित करते हैं, और वो एकत्रित कर उसे भारत बाहर भेजते हैं चीन की ओर, ताकि उसका विश्लेषण किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चाइनीज ऐप्स हैं ये आपकी निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। साथ ही साथ कुछ स्टेक होल्डर्स का कहना है कि ये ऐप्स कॉन्स्टेंटली जासूसी करते रहते हैं, और आज तो डेटा प्रधान युग है। आज इस डेटा इकोनॉमी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर आपकी कोई है तो वो है आपका डेटा। लिहाजा आपके डेटा को कॉन्स्टेंटली ये एकत्रित करते रहते हैं, और अगर आप केयरफुल ना हुए तो बहुत सारी जानकारी आपकी ये बाहर निकाल के ले जाते हैं। अगर ये कदम डेटा सुरक्षा के लिए उठाया गया है तो पहले से चल रहे ऐप्स के डेटा का क्या होगा, और क्या जो डेटा पहले से चीनी कंपनियों के पास है उन्हें उसे इस्तेमाल करने से रोकने या उस इस्तेमाल के असर से बचने के लिए कुछ किया जा रहा है। भारत में चीन की 3 बड़ी कंपनियों के ऐप ज़्यादा चलते हैं। इन्हें BAT कहते हैं, यानी बाइटडांस, अलीबाबा और टेंसेंट। थिंक टैंक गेवटे हाउस के एक रिसर्च के मुताबिक तीनों कंपनियां चीनी सेना और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से गुप्त समझौता रखती हैं, जिसके तहत उनके साथ डेटा साझा किया जाता है। To start with, the data is stored on servers in China. We don't know who has access to that data, and that's a very important point that we must consider. The remedy for that, we need to have the data stored in India in data centers. What comes on these apps, we have no control. What may look benign, what may look very simple, could have deep impact on the minds of people in terms of formulating their thoughts, their philosophy, their ideology. These are challenges that need to be looked at. And I think the government has done well to impose Section IT 69A of the IT and put a ban on these apps. दुनिया के और भी कई देशों में चीनी ऐप से डेटा चोरी के मामले उठ चुके हैं, और टिकटॉक में तो सेंसरशिप है भी, जिसके तहत अगर कुछ चीन के खिलाफ बोला जाता है तो उसे सेंसर करने के मामले सामने आए हैं। यानी ये ऐप हमारी साइबर सिक्योरिटी या प्राइवेसी के लिए तो खतरा है ही, इसमें दो राय नहीं, लेकिन इसको बैन करके क्या हम चीन को आर्थिक नुकसान भी पहुंचा रहे हैं? चीनी कंपनियों का भारत में सीधा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। एक कंपनी में चीन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट 2018 में हुआ था, जब चीन ने ग्लैंड फार्मा खरीदी थी। ये $1.1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था। चीन से भारत में आई कुल FDI का ये लगभग 17% था। इसके अलावा $100 मिलियन से ज़्यादा के सिर्फ 5 इन्वेस्टमेंट हैं। चीन भारत में छोटे छोटे निवेश कर रहा है, और क्योंकि इंटरनेट के लिहाज से भारत बड़ा मार्केट है, इसलिए चाइनीज ऐप्स की पहुंच और कमाई भी बढ़ रही है।
जैसे शेयरइट के भारत में 20 करोड़ एक्टिव यूजर हैं, टिकटॉक के 12 करोड़, यूसी ब्राउजर के 13 करोड़। तो जाहिर है कि भारत से चीनी ऐप्स की कमाई भी अच्छी हो रही है। और अब ऐप्स को बैन करके कितना नुकसान पहुंचाया, ये सवाल हमने पूछा चीनी इन्वेस्टमेंट पर रिसर्च करने वाले अमित भंडारी से। चाइना का इससे कितना नुकसान होगा, हमें ये समझना जरूरी है कि आज की तारीख में सबसे कीमती चाइनीज कंपनियां वो हैं जो कि वर्चुअल गुड्स और सर्विस बेच रही हैं। अलीबाबा और टेंसेंट आज की तारीख में चाइना की सबसे मूल्यवान 2 कंपनियां हैं। बाइटडांस, जिसका कि ऐप टिकटॉक है, आज की तारीख में $100 अरब से ज्यादा का वैल्यूएशन मांग रहा है अपने इस प्रोडक्ट के बूते पर। तो अगर इंडियन मार्केट में ये कंपनियां अपनी ऐप नहीं बेच सकती हैं, उससे इनका वैल्यूएशन कम होगा, क्योंकि उससे इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी कम हो जाता है। हालांकि भारत की असली चिंता सिर्फ चाइनीज ऐप्स ही नहीं होनी चाहिए। चीन की कंपनियां स्टार्टअप्स में भी खूब इन्वेस्ट करती हैं। ई कॉमर्स, फिनटेक, मीडिया या सोशल मीडिया, एग्रीगेशन सर्विसेज और लॉजिस्टिक्स, इनके कई स्टार्टअप में चीनी कंपनियों ने पैसा लगाया है। अगर मोटे मोटे आंकड़ों पर बात करें तो चीन के टेक इन्वेस्टर्स ने करीब $4 बिलियन भारत के स्टार्टअप में लगाया है। अप्रैल 2015 से मार्च 2020 तक यानी 5 सालों में भारत के 30 यूनिकॉर्न में से 18 ऐसे हैं जिनमें चीन का पैसा है। ये यूनिकॉर्न क्या है? $1 बिलियन से ज्यादा की कंपनी यूनिकॉर्न कहलाती है। बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ओला, मेक माई ट्रिप, स्विगी, जोमेटो, इन सब कंपनियों में चीनी कंपनियों की भी हिस्सेदारी है। इसकी वजह क्या है, समझिए विशेषज्ञ से। भारत में 30 स्टार्टअप ऐसे हैं जिनको कि यूनिकॉर्न कहा जाता है, जिनका की मार्केट वैल्यूएशन $1 अरब से ज्यादा का है। इसमें से 18 ऐप ऐसे हैं जिनमें की चाइनीज इन्वेस्टर अभी हैं। ये संख्या ज्यादा इसलिए है क्योंकि पहली बार अगर कोई भारतीय कंपनी, भारतीय यूनिकॉर्न कुछ मार्केट से पैसा उठाना चाहती है तो उसके लिए डोमेस्टिक कैपिटल के सोर्स बहुत कम है, तो उसको मजबूरन ओवरसीज जाना पड़ता है। और ऐसे में 3 या 4 अलग अलग कैपिटल के सोर्स हैं, जैसे कि अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियां हो गई, जापान से सॉफ्टबैंक है, और इसमें एक ग्रुप चाइनीज इन्वेस्टर्स का भी हो जाता है। तो इसलिए इस कंपनी को जब फंड रेजिंग करनी होती है तो उसको चाइनीज इन्वेस्टर के पास जाना पड़ता है। हमारी नजर में ये अलार्मिंग इसलिए है क्योंकि कुछ चाइनीज इन्वेस्टर जैसे कि अलीबाबा और टेंसेंट इन इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से इंडियन इंटरनेट मार्केट में एक लॉन्ग टर्म प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं। यह हमने देखा है कि चाइना की सरकार, जैसा कि हमने कहा है, लोकतंत्र नहीं है, तो चाइना की सरकार इन कंपनियों के थ्रू इंडियन मार्केट और इंडियन कंज्यूमर के बारे में काफी डेटा, काफी जानकारी पता कर सकती है, जो कि एक प्राइवेसी रिस्क बन सकता है। और दूसरी बात, इन कंपनियों को लॉन्ग टर्म में इंडिया के मार्केट में एक प्रेजेंस मिल जाएगा, जिससे कि ये इस मार्केट को डोमिनेट भी कर सकती है। जाहिर है कि भारत सरकार चीन के इन्वेस्टमेंट को फिलहाल पूरी तरह से नहीं रोक सकती। जिन कंपनियों में चीन पहले से इन्वेस्ट कर चुका है उनकी हिस्सेदारी अभी भी चीनी कंपनियों के पास ही रहेगी। लेकिन अब भारत ने चीन से एफडीआई पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने 18 अप्रैल को एफडीआई पॉलिसी में बदलाव किया था। बदलाव ये था कि जिन देशों से भारत की सीमा लगती है वहां से अगर कोई एफडीआई आती है तो भारत सरकार की अनुमति लेना जरूरी है। इसमें चीन का नाम नहीं लिखा गया था, लेकिन फिर भी साफ जाहिर है कि ये नए नियम चीन के लिए ही बनाए गए थे, क्योंकि भारत के बाकी पड़ोसी देशों से एफडीआई ज़्यादा नहीं आता। लेकिन चीनी कंपनियों के पास अभी भी एफडीआई के तरीके बचते हैं। वो दूसरे देशों के जरिए भारत में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है। इसमें पहला नाम है सिंगापुर का। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एफडीआई मॉरिशस से आता था, लेकिन वित्त वर्ष 2019 में मॉरिशस को पछाड़कर सिंगापुर एफडीआई के मामले में पहले पायदान पर काबिज हो गए। इक्विटीज में तो 30% एफडीआई सिंगापुर से आया था। असल में चीनी कंपनियां सिंगापुर के जरिए भारत में पैसा इन्वेस्ट कर रही थी। अब सरकार की एजेंसियां सिंगापुर से आने वाले एफडीआई की भी स्क्रूटनी करेंगी, उसकी ठीक से जांच पड़ताल की जाएगी, ताकि सिंगापुर से आए वाजिब एफडीआई पर तो रोक ना लगे, वो आता रहे, लेकिन चीनी कंपनियां जो सिंगापुर के रूट से एफडीआई ला रही हैं उसे रोका जा सके। हांगकांग से जो एफडीआई आता है उसे भी चीन का प्रॉक्सी रूट माना जाता है, वो भी सरकारी एजेंसियों की नज़र में है। इसके अलावा सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी नज़र सिंगापुर, आयरलैंड, केमन आइलैंड और लग्जमबर्ग से आने वाले इन्वेस्टमेंट पर भी है, क्योंकि शक है कि चीनी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट इन देशों के जरिए भी भारत में आ रहा है। तो अगला मोर्चा है निवेश की जांच का। लेकिन ये समझना बहुत आसान है कि निवेश पर फौरन से कुल्हाड़ी चलाना मुश्किल है। पिछले दिनों कारोबारी जगत के प्रतिनिधियों ने सरकार से कहा भी था
कि हमें चीन से इंपोर्ट रोकने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तो अगर भारत आत्मनिर्भरता की राह में और मुश्किल फैसले लेता है तो सरकार उसके असर से कैसे निपटेगी, ये देखना होगा। ये लड़ाई है, लड़नी है, लंबी चलेगी, धैर्य के साथ चलेगी। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। आखिरी में 2 चीजें। एक तो आपको एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले जैसा मैंने कहा था, मेरी दाईं तरफ हमेशा आपको कला का नया नमूना नजर आएगा, हमारे दम भर। ये जो नमूना आपको नजर आ रहा है जिस पर ललन टॉप अंकित है, ये गमला है। आप कहेंगे भैया ललन टॉप, इसमें नया क्या है? मैं आपको बताऊंगा कि ये गमला कागज का बना हुआ है। आप देखिए प्रकृति का चक्र कैसे पूरा होता है कि जो पेड़ के उत्पाद हैं, जो पेड़ से निकली चीजें हैं, उनसे कागज तैयार होता है। कागज इस्तेमाल हुआ, गत्ता इस्तेमाल हुआ, और फिर उस इस्तेमाल किए गए पेपर से, गत्ते से ये गमला बना। किसने बनाया? ललन टॉप की दोस्त और आर्टिस्ट शक्ति ने। उनको बहुत शुक्रिया। आप कविता सुनिए, कलाकारी के हुनर में पैबस्त रहिए। ये जिंदगी में अलग किस्म के सुकून देता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। अब मैं एक छोटे से घर और बहुत बड़ी दुनिया में रहता हूँ। कभी मैं एक बहुत बड़े घर और छोटी सी दुनिया में रहता था। कम दीवारों से बड़ा फर्क पड़ता है। दीवारें ना हो तो दुनिया से भी बड़ा हो जाता है घर।